नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे शानी जी की कहानी कफन चाहिए। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए कफन चाहिए। बारिश की सील गई रात में अचानक जो व्यक्ति फटे चिथे कपड़े, बेतरतीबी से उग आई दाढ़ी, सुर्ख आंखें और ठिठुरता हुआ जिस्म लिए आकर खड़ा हो गया, वह अपनी भिखारी जैसी हुलिया से भी पहले मुझे प्रभावित नहीं कर पाया। मन में बड़ी खिजाहट सी पैदा हुई कि रात में भी इन भिखमंगों से छुटकारा नहीं मिलता। भला यह भी कोई मांगने का वक्त हुआ? दोपहर से लगातार झड़ी लगी हुई थी और इस बीच थोड़ी देर के लिए भी मेघ नहीं थमा। हालांकि अभी रात के 9 ही बजे थे, लेकिन पूरी गली यहां से वहां तक सुनसान होकर दम साथे पड़ी थी। गली का इकलौता लैंप पोस्ट भी, जो मेरी पैदाइश के पहले का होगा, खंभे की लकड़ी भीतर से सड़ गई है, आधी हो रही है, आज अंधेरे में गुम हो गया था। ऐसी रातों में पास पड़ोस के डबरों से लगातार उठने वाली मेढकों की आवाज वातावरण को और भारी बना देती है और अच्छा भला भी ना जाने कैसे उदासियों में घिर जाता है। उस क्षण मन में दया माया नहीं जगी। पहले तो थोड़ी देर वह बाहर खड़ा भीगता रहा, फिर दहलीज के पास आकर खड़ा हो गया और बिना कुछ कहे रोने लगा। आहट सुनकर अम्मी आई और उनके पीछे पीछे मेरी छोटी बहन अनीस। अनीस शायद उसे पहचानती थी। जरा रोशनी में उसका चेहरा आया तो अनीस बोली, अरे यह तो जयलाल है। मैं और अम्मी आश्चर्य से अनीस की ओर देखने लगे। अम्मी ने पूछा, तू इसे जानती है? अनीस बोली, रिक्शा चलाता है, कई बार इसके रिक्शे में स्कूल आई गई हूँ। वहां पर जयलाल का परिचय देना उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करना था। उसका सुबकना और तेज हो गया। उसने बतलाया कि उसका एक 4 बरस का लड़का था जो घर में मरा पड़ा है। पास में पैसे नहीं और यहाँ जात बिरादरी वालों को वह नहीं जानता। ऐसी भरी बरसात में वह किसके पास जाए, क्या करे? उसको रिक्शा वाले मालिक से सिर्फ 1 रुपया मिला। अब उसे कुछ और रुपए चाहिए ताकि कम से कम बच्चे के लिए कफन का इंतजाम हो सके। जितनी उपेक्षा समेटे मैं बैठा था, वह जयलाल की बात से नहीं रह पाई। किताब मैंने बंद कर दी और हमदर्दी भरी नजरों से उसकी ओर देखा। अनीस और अम्मी की आंखों में गहरी पीड़ा सिमट आई थी। वे बस चुपचाप ताके जा रही थी। जयलाल बोला, बस 2 रोज की बीमारी से मेरे हीरे जैसे बच्चे ने दम तोड़ दिया। हाय मेरा बेटा, अरे राम मनोहर, तू कहाँ चला गया रे? कमबख्त आज कलेजा नोच लेगा। एक तो ठंडक भरी बर्फ सी रात और उस पर इतनी करुणा और इतना बिलाप। कुछ क्षणों के लिए किसी के होठों से कुछ नहीं फूटा। अम्मी अपनी पलकें पोंछ रही थीं। मेरी कल्पना में जयलाल का घर उभरा। किसी अंधेरी या गंदी गली में एकाध माटी का झोपड़ा है जिसकी आधी आधी दीवारों में पानी चढ़ गया है। कमरे की सीलन में बिसांध की गंध है। कहीं किसी कोने में जयलाल के अभागे बच्चे की लाश चादर में लिपटी पड़ी है और बाहर मेघ पड़ रहा है। पिछले कई घंटों से लगातार बहरा बहरा कर गिरने वाली बरसात। जाने जी कैसा होने लगा। जितनी करुणा जयलाल के लिए मन में नहीं जागी, उससे अधिक जी उस अभागे के लिए भर गया जो असमय में एक सील भरी कोठरी में मरकर बेकफन पड़ा था और उसका बाप चंदा इकट्ठा कर रहा था। अम्मी भीतर चली गईं और मुझे बुलवाया। कुछ बरस पहले अम्मी ने भी अपना एक बेटा खोया था। शायद यही वजह हो कि जयलाल के दुख को वह मुझसे और अनीस से ज्यादा अच्छी तरह समझ रही थी। आंखों के साथ उनकी आवाज भी भीग गई थी। अनीस एक कोने में यूं गर्दन लटकाए खड़ी थी
जैसे जयलाल के बेटे की मातम पुरसी की जिम्मेदारी उस पर ही हो। अम्मी बोली, मेरे पास 4 रुपयों से ज़्यादा नहीं और तुम्हारी तनख्वाह मिलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। इसे दे दोगे तो घर खर्च का क्या होगा? बात सच थी। 4 रुपयों में 6 दिन चलाना यूं ही असंभव था। अब जयलाल को उसमें से क्या दिया जाए? कोई और बात होती तो टाल भी दी जा सकती थी, लेकिन उसे अपने बेटे के लिए कफन चाहिए था ना। देर तक वहीं पर खड़ा मैं बार बार यही सोचता रहा कि अपने बेटे के कफन की बात कहकर जयलाल ने हम लोगों के मन में क्या पैदा की, दया या दहशत? जयलाल के पास आकर मैंने पूछा, यहाँ के बाद और लोगों के यहाँ भी जाओगे? कहाँ जाऊंगा? इस मोहल्ले में और कौन है जो मेरी मदद कर सके? याद आया और मुझे हंसी आई कि पूरे मोहल्ले में एक सिरे से दूसरे सिरे तक केवल निचले तबके के लोग ही रहते हैं। छोटी मोटी दुकान वाले, बोझा ढोने वाले, मामूली नौकरियां करने वाले और कुली धोबी आदि। वहां अकेला मैं ही बाबू वर्ग का जयलाल को नजर आया और उसने हमें ही इस लायक समझा कि उसकी मदद कर सकेंगे। शायद जयलाल नहीं जानता कि मेरे मकान के सामने रहने वाला धोबी दिन भर में 7-8 रुपयों का काम करता है और अभी भी वह देना चाहे तो 5 रुपए आसानी से निकाल कर दे सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जयलाल ने मैं जिस वर्ग का हूं उसकी इज्जत रख ली। उस खुशी को मैंने दबाते हुए पूछा, एक बात बताओ जयलाल, तुम्हें तो कफन चाहिए ना? अगर रुपए न देकर किसी दुकान से कफन का कपड़ा दिलवा दूं तो क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? जयलाल ने रुककर मेरी ओर देखा, फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मेरी बात स्वीकार कर ली। मैं समझता था कि जयलाल अधिक से अधिक 2-3 रुपयों की उम्मीद लिए मेरे पास आया होगा। पूरे कफन के इंतजाम की बात सुनकर बेहद खुश होगा और मुझे ढेरों दुआएं देगा, लेकिन वह मुंह लटकाए चुपचाप अंधेरे में खड़ा रहा। मन में मैंने सोचा कि अभी भले दुख के कारण वह आभार स्वीकार न करे, भले अभी धन्यवाद न दे, लेकिन आज के बाद इस बात की चर्चा वह कई लोगों से करेगा कि मैंने उसके बच्चे के लिए कफन का इंतजाम अकेले कर दिया। जिस सेठ के यहाँ कपड़े की मेरी उधारी चलती थी, उसके नाम चिट्ठी लिखते पल भर के लिए मैं रुका। उसके रोकड़ में मेरे नाम 80 रुपए 4 आने चढ़े थे और 2 महीनों से 1 पैसा नहीं दिया था। सो चिट्ठी में जयलाल की बदनसीबी की बात बड़े ही प्रभावशाली ढंग से लिखकर मैंने उसे दी, दुकान का पता समझाया और उसकी समझ में जब कुछ ठीक से न आया तो अपने छोटे भाई अशरफ को, जिसका दूसरे दिन से इम्तहान था और जो अपनी किताब से पल भर के लिए भी हटने को तैयार नहीं था, किसी तरह बहला फुसलाकर जयलाल के साथ कर दिया। अशरफ जब लौट कर आया तो छाता लगाने के बावजूद वह काफ़ी भीग गया था। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। दहलीज पर रोक कर पूछा, क्यों, कफन का कपड़ा दिला दिया? हाँ। कौन सा? सफ़ेद लट्ठे का। मैंने उधर सड़क की ओर अंधेरे में देखकर पूछा, जयलाल साथ नहीं आया? नहीं, अशरफ ने कहा। वह उधर से ही घर लौट गया। मुझे अपने प्रश्न पर स्वयं लज्जा आई। अपने बेटे की लाश छोड़कर वह कफन के लिए भटक रहा था। अब यहाँ फिर से आने की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने पूछा, कितना लिया? 5 गज, कहकर अशरफ ने 7 रुपए 12 आने का बिल मेरी तरफ बढ़ा दिया। छाता एक कोने में पानी निथारने के लिए टिकाकर अशरफ अंदर हो गया तो मैं सिटकनी लगाने के लिए दरवाजे के पास आया। बरसात की बूंदें अब हल्की और कम हो गई थीं। पास ही मुद्दत से अधबने पड़े मकान, ईंट मलबे के ढेर और बरसों से पड़ी पड़ी गल रही शहतीरों में से कई तरह की आवाज़ों के साथ किसी बरसाती कीड़े की तीखी सीटी सन्नाटे को और भी खींचने लगी। पानी भरे हुए वाटरप्रूफ जूते पहने कोई गली में से अजीब आवाज़ करता गुजर रहा था, चपर चूं चपर चूं। किसी ने बताया कि सुबोध की बीबी बीमार है, सो उसे देखने के लिए चौथे रोज मैं सुबोध के यहाँ गया था।
सुबोध जिंदा दिल आदमी है, भीतर और बाहर साफ। दुख को लेकर कुढ़ने का स्वभाव उसका नहीं, चुपचाप झेलकर हंसते जाना ही वह जानता है। सुबोध की बीबी शायद न बचेगी। डॉक्टर दवाएं लिखता है लेकिन खरीदी नहीं जाती। सुबोध ऐसा क्यों करता है? मैं चाहता हूं कि सुबोध को टटोलूं, लेकिन वह शायद अपने को उघड़ने नहीं देगा। हताश होकर जब मैं लौटने लगा तो दरवाजे के पास ही एक बुढ़िया ने आकर हम लोगों पर दुआओं की बौछार शुरू कर दी। देखने में वह मांगने वाली जैसी नहीं दिखती। साड़ी अपेक्षाकृत साफ, पाँव में मोटे मोटे चांदी के कड़े और कान में सोने के छोटे छोटे फूल। उसका किस्सा मैं जानता हूँ, मेरे घर आकर कई बार सुना गई है कि वैसे तो वह अच्छे भले घर की है, लेकिन भाग्य ने उसे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। उसकी बात की सच्चाई के विषय में मैंने कभी नहीं सोचा। सुबोध इन लोगों से बहुत बचता था। उस पर दुआओं का भी असर नहीं होता। लाख उसके गिड़गिड़ाने पर भी सुबोध ने उसे चलता कर दिया। मैं सुबोध से कुछ बातें कहने में डरता हूँ। भावुकता से उसे बेहद नफरत है। जीने के लिए वह हर एक से बुद्धिवादी बनने की मांग करता है। झिझकते हुए मैंने कहा, कुछ तो दे देना था। सुबोध हंसने लगा। सुनता हूं पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के बाद मांगने वालों के लिए भी सजा तय कर दी गई है। अगर यह सच है तो मैं पहला आदमी होऊंगा जो बेहद खुश होगा। भीख मांगने के आजकल 50 ढंग निकल गए हैं। इस बुढ़िया को तुम क्या समझते हो? अच्छी खासी धरी है और 50 तोले के कड़े पहने हैं। कुछ नहीं तो मजदूरी कर सकती है, लेकिन नहीं, इससे बड़ा आराम का व्यवसाय और क्या होगा। उस दिन जो कुछ लड़कियां अपने को बाढ़ पीड़ित कहकर मुझसे 1 रुपया ले गईं, उनमें से एक को मैंने देखा, उसके दूसरे दिन ही किसी आदमी के साथ बैठी ठाठ से सिनेमा देख रही थी। मैं क्या कहता, वह सब मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी भिखारियों को गोली मार देने की बात मैं नहीं कर सकता। सुबोध ने जरा रुक कर कहा, आज सुबह एक महाशय आए, कहने लगे कि उनका बच्चा मर गया है, कफन के लिए पैसे नहीं। जाने क्यों हमदर्दी की भावना दिन ब दिन मैं खोता जा रहा हूं। किसी भी नए व्यक्ति पर मैं विश्वास नहीं कर पाता। उसे मैंने डांट कर भगा दिया। बाद में नौकरानी ने बताया कि उसके कोई बच्चा तो क्या, बीबी तक नहीं। मैं मुंह खोले सुबोध को ताकता रह गया। जी में एक बार आया कि बता दूं, मेरे पास भी 3-4 दिनों पहले एक अभागा आया था। हालांकि रुपए देने की स्थिति में मैं नहीं था, लेकिन मैंने उसे कफन दिलवा दिया। आखिर इंसानियत भी तो कोई चीज है। लेकिन लगा कि कहना ठीक न होगा। या तो सुबोध मेरी भावुकता का मजाक उड़ा देगा, या शायद यह ख्याल करे कि एक आदमी के लिए 5-7 रुपए मैंने खर्च किए, उस बात का ढिंढोरा पीट रहा हूं। मैं चुप रह गया। सुबोध के यहां से निकलते ही शर्मा वकील मिल गए और अपने साथ घसीट लिया। शर्मा बेचारे अच्छे भले शायराना तबीयत के आदमी थे। वकालत का पेशा उनसे चलता नहीं, किसी तरह निभा भर रहे थे। रास्ते भर अपने केसेस, क्लाइंट्स और मजबूरियों की चर्चा करते रहे। शर्मा साहब के मकान के अहाते के अंदर आते ही देखा, दरवाजे के पर्दे से लगी उनकी पत्नी खड़ी थी और सीढ़ियों के पास लट्ठे की सफेद नई और धूप में चमकती हुई कमीज पहने कोई खड़ा था। सहसा शर्मा साहब की पत्नी की निगाह हम लोगों पर पड़ी। पर्दा छोड़ तेजी से वह आगे आईं। सामने खड़े आदमी की हथेली पर कुछ रखा और भीतर चली गईं। निकट आकर मैंने देखा तो आंखें खुली की खुली रह गईं। वह जयलाल था। लट्ठे की नई कमीज पहने था। दाढ़ी मूछ बाकायदा कटी छटी और करीने से संवरे हुए उसके बालों से तेल चुआ पड़ता था। बाएं हाथ में पड़ी कुछ चवन्नियों तथा अठन्नियों को गिनता हुआ जब वह मेरे पास से गुजरने लगा तो एक पल के लिए उसकी आंख मुझ पर टिकी, पर दूसरे ही क्षण अपनी पलकें पैसों पर गड़ाए उसे फिर से गिनता हुआ ऐसे निकल गया जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। वह सब देख और समझकर मैंने सोचा कि जयलाल को आज भी कफन चाहिए था।
तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।